नमस्कार आप सभी को। चलिए अब हम हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। तो पहली न्यूज़ ये है कि जो मोदी जी हैं वो अभी यूएस विजिट पे गए हुए हैं और वो काफी हमारे लिए वाइटल यील्ड्स लेके आ रहा है। क्यों? ऐसा क्या हुआ है इस विजिट में? जो जो बिडेन है वहां के राष्ट्रपति, उन्होंने यहाँ पे डील साइन की है कि टेक ट्रांसफर जो है, इंजन टेक ट्रांसफर फॉर ड्रोन्स विल टेक प्लेस। इट मीन्स कि वहां से अब जो भी इंजन का जो भी टेक्नोलॉजी है वो इंडिया में डायरेक्टली आएगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी डेवलपिंग नेशन के लिए। ओके। और साथ में हेल्थ एंड स्पेस कोऑपरेशन में भी सहयोग किया जाएगा। तो यहीं पे मैंने साथ में इस तरीके से लिख दिया है चीज की वाई न्यूज, क्योंकि हर बार क्या होता है हम इस तरीके से न्यूज़पेपर को नहीं संभाल के रख पाते या बार बार नहीं पढ़ पाते और हमें जल्दी जल्दी चीजें चाहिए होती हैं। तो मैंने यहाँ पे किया हुआ है कि वाई न्यूज की पीएम एंड बिडेन अनाउंसेस डील्स ऑन द जेट इंजन टेक ट्रांसफर ड्रोन्स हेल्थ एंड स्पेस कोऑपरेशन। ओके। अब यहाँ पे जो है हमें भी पता है कि यूएसए भी डेमोक्रेसी है और इंडिया भी डेमोक्रेसी है। तो यहाँ पर जो है जब हम ऐसे पढ़े न्यूज़पेपर को तो वहां पे हम पॉइंट्स भी लेके चले कि क्या मेंस में क्या कोट कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे मैंने कहा मेंस में कोट, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि मिस्टर मोदी एग्रीड विथ मिस्टर बाइडेन दैट डेमोक्रेसी वाज इन द डीएनए ऑफ इंडिया। सो बाइडेन ने कहा डेमोक्रेसी वाज इन द डीएनए ऑफ इंडिया। हम ये भी बोल सकते हैं कि सिर्फ हम नहीं कहते, एक यूएसए की तरह स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी भी कहती है कि डेमोक्रेसी वाज इन द डीएनए ऑफ इंडिया। तो हम कोट कर सकते हैं कि उन्होंने कहा था। ठीक है। वैसे ही डेमोक्रेसी रन्स इन आवर वेन, ये जो है मिस्टर मोदी ने भी कहा है कि मेंटेनिंग दैट देयर वाज नो डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया। अब ऐसा पूछ दिया जाए कि मेंस आंसर राइटिंग में कि डेमोक्रेसी के बारे में, तो डेमोक्रेसी ऑब्वियस सी बात है, कैसे डेमोक्रेसी है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो इस तरीके से आपको लिख के वो सोचना भी आना चाहिए। ठीक है। तो मेजर जो था यहाँ पर वो सिर्फ यही था कि टेक्नोलॉजी लाई जाएगी और साथ में जो है कॉपरेशन जो है किया जाएगा स्पेस एंड हेल्थ के साथ साथ। ये आर्टिकल सिर्फ इतना था, बट मैंने इसके अलावा भी, ताकि हमारा स्टैटिक और बाकी यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और अदर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें चीजें पता हो। और ये चीजें जो होती है एक जनरल पब्लिक को भी पता होनी चाहिए। इट्स नॉट अबाउट एन एग्जामिनेशन, कि हमें पता होना चाहिए कि जो बिजनेस मैन है या फिर जो भी है उन्हें भी तो डेली की न्यूज पता होनी चाहिए ना, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है और क्या क्या चीजें टर्म्स होती है बिजनेस में। जैसे देखिए टाइप्स ऑफ आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जैसे कि जब यहाँ पे हमने बात किया टेक ट्रांसफर, तो ऑब्वियस सी बात है जब टेक ट्रांसफर कंट्री जब साइन कर रही है तो वहां से वो हमें हेल्प करेगी अपनी जो भी टेक्नोलॉजी है यहाँ पे इंजन के रिलेटेड हेल्प करने में। अब एक बात समझने वाली है कि सपोज करें कि यहाँ पे हमने कुछ इन्वेंट कर लिया है, तो क्या दूसरी कंट्री वो सेम इन्वेंशन यूज कर सकती है? जी नहीं। ठीक है। या तो टेक ट्रांसफर किया जाए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, या फिर ये इतनी चीजें होती हैं। एक होता है आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में, कि एक हो गया आपका पेटेंट्स। पेटेंट में क्या होता है? प्रोटेक्ट इन्वेंशंस एंड ग्रांट द ऑनर द एक्सक्लूसिव राइट टू मेक यूज और सेल द इन्वेंशन फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। सपोज करिए कि 5 साल के लिए, हर कंट्री का अलग अलग हो सकता है, कि उन्होंने क्या देके रखा हुआ है? प्रोटेक्शन देके रखा हुआ है कि आज मैंने सपोज करिए एक बैटरी इन्वेंट की, जो कि लिथियम के अलावा किसी और से भी चल रही है और वो थोड़ी सस्ती है मार्केट में। ठीक है। तो अब क्या मैंने इन्वेंट किया तो हर कंपनी इसे यूज कर सकती है क्या? हर कंट्री यूज कर सकती है क्या तुरंत? आंसर इज नो। अब आपको लगेगा ऐसा क्यों सर? रीजन इज क्योंकि उस इन्वेंशन के पीछे इस कंपनी ने, यानी कि मेरी कंपनी ने, जो लिथियम के अलावा जो हम सब्स्टिट्यूट देख रहे थे उसमें काफी आर एंड डी में पैसा खर्च किया, टाइम खर्च किया, रिस्क लिया। क्योंकि वो इट्स अ काइंड ऑफ रिस्क। अगर आपका रिसर्च सक्सेसफुल हुआ तो इट्स वेरी गुड, नहीं हुआ तो वो फेलियर हो जाता है। अब अगर वो सक्सेसफुल हो रहा है, दूसरे लोग कॉपी कर रहे हैं, तो इससे एक चीज तो ये होगी कि जो बाकी कंपनीज है वो बोलेगी अच्छा कोई कर लेगा ना, तो देन वी विल टेक फ्रॉम देम, हम कॉपी कर लेंगे। हम मेहनत क्यों करें? जैसे हमने चाइना में भी देखा है, वो काफी चीजें कॉपी कर लेते हैं। आप वहाँ पे हर एक हैंडसेट से लेके हर एक चीज देखेंगे वहाँ पे कॉपी। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ठीक है मैन्युफैक्चरिंग अच्छी है वहाँ पे, सब कुछ अच्छा है, बट वो दूसरी कंपनीज जो है, चाहे यूएस की हो बड़ी बड़ी कंपनीज या बाकी जर्मनी, वो उन्होंने वहाँ पे प्लांट डाला हुआ है और उस प्लांट उस टेक्नोलॉजी पे वो डेवलप करके दे रहे हैं। बट जो भी सस्ती कार है और आप वहां पे देखते हैं तो कॉपी कर ली जाती है, जो कि सही नहीं है, जो कि गलत है। तो उसमें प्रोटेक्शन दिया जाता है। तो आपको समझ में आ गया कि प्रोटेक्शन पेटेंट पे क्यों दिया जाता है? कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए। अब ये नहीं है कि पूरे हमेशा के लिए। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर मान लीजिए किसी एक कंपनी ने बना दिया,
ठीक है, से टेस्ला ने बना दिया, तो अब जिंदगी भर बस वही बनाएगी? नहीं। अगर वो पहली बार ऐसा कुछ इन्वेंशन हुआ है, या आपको कहीं आगे का इन्वेंशन की अगर मैं बात करूं, सपोज करें किसी ने कल होकर पानी से चलने वाला ये बना दिया गाड़ी, यस पॉसिबल, क्योंकि उसमें भी हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कुछ करके अलग किया। तो ये इट मीन्स कि वो 5 से 10 साल तक वो लेवरेज ले सकता है। उसके बाद तो ये सबके लिए अवेलेबल हो जाता है, तो पेटेंट भी वो सबके लिए अवेलेबल होता है एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के बाद। ठीक है। बट इन्वेंशन को प्रोटेक्ट करने के लिए पेटेंट दिया जाता है, तो एक तो ये हो गया आपका। ओके। इसके बाद हम बात करें कॉपीराइट्स। अब कॉपीराइट क्या होता है? प्रोटेक्शन ओरिजिनल वर्क ऑफ द ऑथर सच एज बुक्स, म्यूजिक, पेटेंट, सॉफ्टवेयर एंड अदर थिंग। अब आपको एक बात समझ में आई होगी यहाँ से कि बहुत बार क्या होता है कि पता ही नहीं चलता है सोर्स कहाँ से है। हम भी सब डेटा ले आते हैं, जैसे मैंने ये डेटा लिया कहीं न्यूज से ले लिया। ठीक है। तो ये डेटा तो क्या ठीक है कि एक न्यूज है, तो न्यूज पे तो किसी एक पर्टिकुलर का हक नहीं होता। लेकिन कोई सॉन्ग्स है या फिर कोई गाना है, हर बार हम यूज कर लेते हैं। आपने बहुत बार नोटिस किया होगा, अगर आप यूट्यूब पे या कहीं पर अपलोड कर रहे हैं, तो वहां पे चेक करता है कि अगर आपने किसी और का गाना यूज कर लिया या कुछ ऐसी चीज यूज कर ली, तो वहां पे कॉपीराइट का क्लेम आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो पैसा है एक्चुअली वो एक्चुअल ओनर के पास जाना चाहिए। अब बैकग्राउंड में आप उसकी म्यूजिक बजा रहे हैं, ये बजा रहे हैं, उसके थ्रू आप कमा रहे हैं, आपकी तरफ यूजर्स आ रहे हैं, बट वो गलत है। जाना किसके पास चाहिए था? कॉपीराइट ओनर के पास। तो इस तरीके से जो कॉपीराइट ओनर क्या करता है, अपने कॉपीराइट कर देता है, ये म्यूजिक पे, ये मेरी ट्यून है, ये मूवी मैंने बनाई है, ये पेंटिंग मेरी है, सॉफ्टवेयर मेरा है। ठीक है। चलिए, अब अगर बात की जाए, एक और चीज होता है आपका, हो गया ट्रेड सीक्रेट। मीन्स प्रोटेक्ट confidential information that gives a business a competitive advantage, such as formulas, method और process। अब ट्रेड सीक्रेट इज मीन्स कि सपोज करें कि मैंने सीख लिया, आपको आपने भी बहुत सुना होगा पेप्सी, कोका कोला, इन कंपनीज के बारे में। उन्होंने जिस तरीके से वो इन्वेंट किया कि ऐसे ये केमिकल को हम मिलाएंगे तो इस तरीके से जो है पेप्सी का टेस्ट आएगा, कोक का टेस्ट आएगा। तो ये ट्रेड सीक्रेट का हक है उनके पास कि कैसे आए। ठीक है। हाँ, ऑब्वियस ही बात है, उसके अंदर के वो कंस्टिट्यूएंट तो बता ही देते हैं कि इसमें कार्ब्स इतना है, फैट इतना है, या फिर जो भी है। बट उन्होंने बनाया कैसी रेसिपी की हम अगर बात करें, तो वो ट्रेड सीक्रेट उनका हक होता है। अदरवाइज क्या करेंगे, सारी कंपनी एज इट इज बना लेगी। ओके। चलिए, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है। अब ये टॉपिक है आपका कि E20, सॉरी G20, जो है एजुकेशन मिनिस्टर एग्रीज ऑन इक्विटेबल यूज ऑफ एआई। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका इक्विटेबल यूज होना चाहिए। मीन्स कि प्रॉपर यूज विद द लॉ एंड ऑर्डर, और किसी के साथ गलत नहीं करना। इक्विटेबल यूज कि सब बराबरी से उसे यूज करें, और एक सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर में यूज करें। ठीक है। और जो भी बाकी चैलेंजेस हैं वो उस पे ये करें। तो एआई के बारे में तो पढ़ते ही रहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो क्या क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। तो उसके ही बात चल रही है। ओके। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं कि आवर एजुकेशन स्किल एंड लेबर मिनिस्ट्री आर वर्किंग इन द टेंडम ऑन दिस इनिशिएटिव। ठीक है। तो हमारी कौन सी मिनिस्ट्री वर्क कर रही है? एजुकेशन के साथ साथ स्किल एंड लेबर। तो ये भी पूछा जा सकता है, सिर्फ एजुकेशन नहीं है, सिर्फ स्किल एंड लेबर नहीं है, एजुकेशन एंड स्किल एंड लेबर है। किसके साथ? तो G20 कंट्रीज के साथ, कि कैन अंडरटेक स्किल मैपिंग एट द ग्लोबल लेवल। सो वी कैन केम अक्रॉस कि ओके, जिसके लिए ये स्किल्स चाहिए तो सेम जो है अक्रॉस द वर्ल्ड वो होना चाहिए। तो ये इस आर्टिकल में कुछ ज्यादा खास नहीं है, बट हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज है G20। हमें पता होना चाहिए कि G20 है क्या। तो G20 इज एन एनुअल मीटिंग ऑफ लीडर्स फ्रॉम द कंट्रीज विद द लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। ये आपको पता होना चाहिए। ये देखिए, मैं इस तरीके से नोट्स आपको दे रहा हूँ कि आपका मेंस आंसर राइटिंग भी हो जाए, आपको अगर प्रीलिम्स में भी पूछे वहां पे भी आप ये कर पाए। और इनफैक्ट अगर आप एकदम से ऐसे न्यूज पढ़े हैं, कोई भी एक नॉर्मल न्यूज एडिटर है, आप एग्जाम की तो बात ही ना करें, अगर आपको G20 के बारे में नहीं पता, तो फिर आप बाकी क्या समझ पाएंगे? एआई नहीं समझ में आ रहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिलेटेड है G20, तो क्या है ये G20? क्योंकि जब आर्टिकल्स आते हैं तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे इतना प्रॉपर ये नहीं होता है एक्सप्लेनेशन। ये देखिए, यही पे आर्टिकल खत्म हो, G20 हर जगह लिखा हुआ है। तो ये एक्सप्लेनेशन ये इसलिए मेरे दिमाग में है कि क्यों ना इस तरीके से किया जाए कि साथ में प्रॉपर एक हॉलिस्टिक वे में तैयारी करवा दी जाए। ठीक है। तो G20
क्या है, हमें पता चल गया यहाँ पे मेंबर अकाउंट फॉर 85% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी। अब सोचिए सिर्फ 20 कंट्रीज हैं और 85% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। एंड टू थर्ड ऑफ इट्स पॉपुलेशन, तो टू थर्ड पॉपुलेशन हो गई, 85 ये हो गई। तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं ना, मेजर वर्ल्ड इकोनॉमी जो है यही 20 कंट्रीज चला रही है। ओके, तो दी G20 इज फॉर्मली नोन एज द समिट ऑन फाइनेंशियल मार्केट एंड द वर्ल्ड इकोनॉमी। तो ये आप याद रख सकते हैं। अब ये बनी कैसे? देखिए, पहले ना G7 हुआ करता था, जो एकदम डेवलप्ड कंट्रीज थी उनका ग्रुप हुआ करता था। बट फिर जब 1978 1997 एंड 1998 में जब एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, देन दे फेल्ड कि ओके, हमें G7 को बढ़ा के और बड़ा करना चाहिए, G20 करना चाहिए, अदर मेजर इकोनॉमीज लेनी चाहिए, ताकि ये जो एशियन में जो चैलेंज हुआ है, जिसके कारण कहीं ना कहीं आज के टाइम में हम देखते हैं कि वैसे भी ग्लोबलाइजेशन तो इंडिया में भी 91 के आसपास आ गया था। तो जो इम्पैक्ट पड़ा था सारी कंट्रीज पे, वो ना पड़े और मिटिगेट हो सके विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसीलिए कहीं ना कहीं जो 1999 में जो है G20 का फॉर्मेशन हुआ। ओके, तो अब क्योंकि G20 में कोई परमानेंट स्टाफ नहीं है, तो ये हर साल क्या होता है कि दिसंबर में हर कंट्री एक रोटेटिंग बेसिस पे होस्ट करती है। तो इस बार किसने किया है ये? इंडिया ने किया है। तो नेक्स्ट ईयर ये क्वेश्चन आना बहुत हाई चांस है कि ये पूछा जा सकता है। तो इसकी फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी? तो दी फर्स्ट G20 मीटिंग टुक प्लेस इन बर्लिन, बर्लिन में हुई है। ओके, वो जैसे कि मैंने आपको बताया था फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद। अब G20 में कौन कौन सी कंट्री है? डेफिनेटली इंडिया ने होस्ट किया, इंडिया है, ये पता होना चाहिए। अब जैसे मैंने बोला G7 प्लस ये कंट्रीज, तो G7 जो है काफी जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो तो यहाँ पे रही होंगी। जैसे कि हम देख सकते हैं, रशिया हो गया, आपका यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, यूरोपियन यूनियन, जर्मनी, फ्रांस, ये है ही। साथ में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, मैक्सिको, जापान। सो ये भी जो है ये कंट्रीज हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो G20 में मेन जो था एआई पे स्किल मैपिंग की बात की जा रही थी कि हम मैप करें कि इस टेक्नोलॉजी के साथ ऐसे स्किल्स की जरूरत पड़े। चलिए, अब हम इस आर्टिकल को देखते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है और ये काफी अच्छा एनालिसिस दिया हुआ है, मुझे काफी पसंद आया आर्टिकल। जब पूछा वही कहना, शॉर्टर मेडिकल कोर्स सॉल्व रूरल डॉक्टर शॉर्टेज। अब देखिए, हमें भी पता है कि कहीं ना कहीं इंडिया में अभी भी डॉक्टर्स की कमी है, करेक्ट। बट रूरल साइड हम देखें तो ये कमी बहुत ज्यादा है। ओके, तो ये कह रहे हैं कि क्या अगर हम कोर्स जो है, जो नॉर्मली 5 साल 5.5 साल का होता है, उसको अगर हम 3 साल का कर दें, तो क्या ये मेडिकल शॉर्टेज के जो इश्यूज हैं उसे दूर कर पाएगा? ओके, ममता बनर्जी ने जो है ये अभी ये प्रपोजल दिया है। ये ममता बनर्जी नहीं, काफी जो है, काफी चीफ मिनिस्टर्स और इसके पहले भी देते आए हैं। तो ये बार बार न्यूज में रहता है। अब देखिए, यहाँ पे जो दो लोग हैं, बेसिकली उनके बीच का कन्वर्सेशन है जो यहाँ पे फ्रेम किया हुआ है। एक है सुधा। ओके, तो अब सुधा क्या कहती है कि आई डोंट थिंक दिस इज अ गुड आइडिया एट दिस पॉइंट। अब इनका कहना है कि ये गुड आइडिया नहीं है, इसीलिए हमें भी सोचना है। इनका पॉइंट कहे तो हमारा पॉइंट भी हो सकता है कि क्या ये सही तरीका है कि हम डिप्लोमा कोर्स को कम कर दें? तो नहीं, कहीं ना कहीं ये सही तरीका नहीं है। सिर्फ पहला तो रीजन ये है कि क्या वो जो 5-6 साल में जिनने एक्सपर्टाइज सीखी है, क्या वो 3 साल में सीख पाएंगे? ऑब्वियसली नॉट। दूसरी बात, अगर ये एक तरफ हम सोच सकते हैं कि अगर इस शहरों की बात की जाती तो शायद पॉसिबल था, क्योंकि जो शहर में जो लोग हैं उनको हेल्थ के बारे में कहीं ना कहीं वैसे भी इंफॉर्मेशन होती है कि क्या दवाइयां लेनी है, या अगर कोई आपको बता दे कि हाँ आपको ऐसे एंटीबायोटिक लेनी है, एंटीबायोटिक लेनी है, तो आपको आइडिया रहेगा, आप केमिस्ट के पास जाके आप बात करके ले लेंगे। ओके, बट ये जो गांव में वैसे ही काफी कम समझ होती है, वो फुल्ली डिपेंडेंट किस पे होते हैं? वहां पे अगर या तो डॉक्टर्स नहीं होते, अनफॉर्चुनेटली उन्हें सिटीज आना पड़ता है, या फिर जो भी वहां पे डॉक्टर अवेलेबल है उनकी बात मानते हैं ब्लाइंडली, और उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। अब अगर आप 3 साल का कोर्स कर देंगे या 2.5 साल का कोर्स कर देंगे, तो ऐसे में उनके पास नॉलेज कम होगा, और वही सी नॉलेज के बेस पे वो उनका ट्रीटमेंट करेंगे। भले प्राइमरी ट्रीटमेंट ही है, बट मेडिसिन तो दी जाती है ना। और उस पे अगर ट्रीटमेंट करे तो हो सकता है कि वो सही होने की जगह उनकी हालत और खराब हो जाए। पहला रिस्क तो ये हो जाता है। और सेकंड, ये भी एक बात आती है कि अगर हम ये कर दें,
ठीक है, तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं हम रूरल पीपल और अर्बन के बीच में एक डिवाइड ला रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम रूरल पॉपुलेशन गलत कर रहे हैं, उन्हें हम लेस स्किल्ड से कह रहे हैं इलाज करवाने के लिए। तो ये भी तो इक्वलिटी के भी अगेंस्ट एक बात आ जाती है। पॉलिटिकली भी इसे देख सकते हैं, या तो इक्वलिटी के भी अगेंस्ट है कि आप सेम को आप एक तरीके से आप ये बोल रहे हो कि आप तो कुछ कर ही नहीं सकते हो, मतलब आपको लेना है तो आप इसी से ले लो इलाज, अदरवाइज हम कुछ नहीं कर सकते। अब दूसरा एंगल, हाँ, ये भी जरूर उठता है कि अगर हम वहां पे कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो क्या 3 साल वाले भी ना डाल दें? करेक्ट। तो देखिए, ये डालना बट यहाँ पे सही नहीं है। अब हमें मेन ये फोकस करना है कि डॉक्टर्स हैं कम, बट इतने भी कम नहीं है हमारे देश में। बट गांव में कम है, रूरल एरियाज में कम है। अब वो कम क्यों है? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वहां पे, रोड नहीं है, लाइट्स अब पहुंच रही हैं वैसे, बट स्टिल जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो नहीं है, जो इक्विपमेंट्स होने चाहिए वो नहीं है, जो सैलरी जो एक्चुअल में उन्हें मिलती है सिटीज में, वो उन्हें वहां नहीं मिल पा रही है। तो ये सब जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल हम सही नहीं कर लें, तब तक हम ये चीज नहीं कर सकते हैं। तो सिर्फ इशू इससे बोल देना, क्योंकि बहुत बार सब क्या होता है, पॉलिटिकल स्टंट भी होता है कि बहुत बुरी हालत है वेस्ट बंगाल में तो बाकी इंडियन एवरेज के हिसाब से, कि अराउंड यहाँ पे एक मार्क दिया हुआ है कि अराउंड 10,000 के आसपास लोगों पे एक डॉक्टर है गाँव। तो आपको भी समझ में आ सकता है कि क्यों वो ऐसा बोल रही है, कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर अगर सही किया हुआ होता, आपने वहाँ की इकोनॉमी और सही की होती, आपने और कॉलेजेस खोले होते रूरल एरियाज में, ताकि वो कनेक्ट कर पाए, क्योंकि आजकल सारे जो भी कॉलेजेस हैं वो भी हम देखते हैं कि अर्बन एरियाज में ही जाता है। वो जो अभी यंगस्टर्स हैं वो भी कहाँ से वहाँ पे कनेक्ट कर पाएंगे? ठीक है, साथ में उन्हें ये भी डर रहता है कि अगर वो कहीं ऐसा ना हो कि एक बार मैं चला गया या चली गई वहां पे तो मुझे पूरी लाइफ वहीं रहनी पड़ेगी। एक प्रॉपर फ्रेमवर्क नहीं है। इफ समवन विल कम हियर तो आपको सिर्फ 2 साल के लिए 3 साल के लिए काम करना है, फिर आप जहां चाहे जा सकते हैं। अगर ये साइकिल प्रॉपर चलती रहती 2-3 साल 2-3 साल, तो वो जो कभी होता वहां पे वॉइड नहीं आता। तो पॉलिसी मेकिंग में भी इश्यूज है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, हम उस पर भी काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी पे ये था कि बहुत सारी चीजें हैं कि इन्होंने बोला वो यही, देखिए यहाँ पे बात की गई है डिस्क्रिमिनेटरी मूव, बिकॉज वी देन प्रोवाइडिंग लेस क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर्स फॉर रूरल पॉपुलेशन एंड मोर क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर्स फॉर अर्बन। तो इस तरीके से जब आप आंसर फ्रेम करें तो बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि आपको बस न्यूज़पेपर बता दूं जैसे पूरी पूरे यूट्यूब और बाकी दुनिया बता रही है, बट मैं चाहता हूँ साथ में मेंस आंसर राइटिंग लिखने के भी लायक रहे। आप इसको एनालाइज करें, आप समझें जो टर्म्स है इसमें, टर्म्स भी क्या कह रही है, जैसे मैंने G20 के बारे में बताया। तो आप पढ़िए ताकि आप नॉलेजेबल रहें, है ना, कि ये ना हो कि हमने एफर्ट्स डाला सब वेस्ट हो गया। ओके, चलिए ठीक है। ये हो जाएगा कि हाँ, तो यहाँ पे ये जो आपका हेल्थ होता है वो किस में आता है? कंकरेंट लिस्ट में आता है। ठीक है, जो अलग अलग लिस्टें होती है स्टेट, सेंट्रल एंड कंकरेंट, तो किस में आता है? कंकरेंट लिस्ट में आता है आपका हेल्थ। ये भी आपको पता होना चाहिए। कैसे? जैसे कि एम्स हो गया, या बहुत सारे हम हॉस्पिटल देखते हो, कौन सेंटर जनरली उसे एक गवर्न करता है ना, वो हर कहीं भी जो ओपन हो रहा है एम्स, तो वो तो सेंटर कर रहा है, बाकी जो स्टेट के अलग गवर्नमेंट्स ये होते हैं, तो दोनों को राइट दिया हुआ है कि बेटर जो बनाना है हमें हमारा क्या कहते हैं, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये दोनों के पास होना चाहिए। और बस एक लॉजिक भी हम लगा सकते हैं कि जैसे देखिए नॉर्थ ईस्ट उतना डेवलप नहीं है, उनके पास उतने फंड नहीं है, तो वो कहाँ से हर चीज कर पाएंगे? वो रोड बना लें या फिर बाकी चीजें करें, तो फिर एक होता है कि गवर्नमेंट जाके सपोर्ट कर देती है। इनफेक्ट आपने सुना होगा प्राइवेट कंपनीज भी करती हैं, जैसे रतन टाटा ने नॉर्थ ईस्ट में खोला हुआ है, काफी टाटा मेमोरियल्स खोले हैं, टाटा कैंसर हॉस्पिटल्स हैं। तो ये हर किसी का एक कर्तव्य होता है कि हम अ, अच्छे से अच्छा मेडिकल प्रोवाइड करवाएं, और सिर्फ उनका नहीं होता, इनफैक्ट ये हमारा भी कर्तव्य होता है कि हम एक फिट लाइफ रखें, हम योग करें, हम एक्सरसाइज करें, हम ज्यादा फास्ट फूड चाइनीज ना खाएं, हम हेल्दी फूड्स की तरफ ध्यान दें। जब गवर्नमेंट बोलती है कि फसाए जो है और बाकी कि पीछे न्यूट्रिशन देख के खाएं, कि हर पैकेट के पीछे लिखा हुआ होता है इतना सॉल्ट, इतना फैट एंड ऑल, तो आपको पता होना चाहिए कि 2000 mg से ज्यादा सॉल्ट नहीं खाना है डेली, है ना, अदरवाइज आपकी किडनी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। सो ऑल दोज थिंग्स जो, ये सिर्फ उनका काम नहीं है, प्राइमरी प्रिकॉशन तो हमें खुद भी लेना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि ये वायलेंस कहाँ पे हो रहा है, इसराइल और वेस्ट बैंक के बीच में। अब इसराइल और वेस्ट बैंक जो है, यहाँ पे कंटिन्यू इश्यूज चलते ही रहते हैं। तो अब यहाँ पे क्यों न्यूज में है, हम यहीं से देख लेते हैं
कि यूनाइटेड नेशन का कहना है कि कम से कम 114 लोगों की पैलेस्टीन में डेथ हुई है और 19 इजरायली की एज ऑफ जून 12। तो 12 जून इस साल तक इतने लोगों की डेथ हो चुकी है वॉर के कारण। तो जो गाजा स्ट्रिप है, ये पहले है क्या? जो वेस्ट बैंक गाजा स्ट्रिप की अगर हम बात करें, तो जिसमें एक गाजा स्ट्रिप काफी इंपॉर्टेंट है। इट इज एन इंटायरली आर्टिफिशियल क्रिएशन दैट इमर्ज्ड इन 1948। ओके, व्हेन रफली 3/4 ऑफ द पैलेस्टीन अरब्स पॉपुलेशन वाज डिस्प्लेड। अब यहाँ पे कौन सी पॉपुलेशन रह रही है? पैलेस्टीन की अरब पॉपुलेशन, जो अरब मुस्लिम पॉपुलेशन है, ये यहाँ पे रह रही है। ठीक है, देखिए, अगर अभी हम बात करें, वहां पे तो वेस्ट बैंक की बात हो रही थी, ठीक है। तो वेस्ट बैंक ये है, ये इसराइल है। ठीक है, इसराइल बहुत कम एरिया है इनके पास, बहुत मुश्किल से, लाइक जब ज्यूज का होलोकास्ट हो रहा था, फिर बाद में इनकी कोई कंट्री नहीं थी तो सब इसराइल यहाँ पे आए थे, फिर इनकी एक अलग ही कहानी है। तो वो कभी एक अलग वीडियो में हम कवर करेंगे। यहाँ पे वेस्ट बैंक और यहाँ पे जो है गाजा स्ट्रिप। ओके, तो ये दोनों साइड से इश्यूज चलते रहते हैं। यहाँ पे गोलन हाइट्स है, यहाँ से भी इश्यूज रहते हैं। ये मैंने आपको दिखाया, बट अगर मैं वर्ल्ड मैप में आपको ये दिखाना चाहूँ तो, ताकि और क्लियर हो, तो चलिए हम दिखाते हैं। ये है आपका इसराइल। आपको समझ में आ रहा होगा कितना छोटा सा इसराइल है। उसमें भी यहाँ पे जो है वेस्ट बैंक है, यहाँ पे आपके गाजा स्ट्रिप है। ठीक है, ये आपके अरेबियन पेनिनसुला में। अब यहाँ से एक चीज और क्लियर होती है कि यहीं से पास से रेड सी जा रहा है। ये क्या किससे कनेक्टेड है? इजिप्ट से। और यहाँ पे क्या है? मेडिटेरियन सी। ओपन टू, ये क्या है? मेडिटेरियन सी। अब ये पूछ रहे लैंड लॉक्ड है क्या, तो नहीं, यहाँ पे मेडिटेरियन सी सही है। ओपन है यहाँ से इनका रास्ता। ठीक है, तो जब भी हम पढ़े तो हम इस तरीके से, और ये सब चीज बार बार देखते रहे कि हाँ ठीक है, मेडिटेरियन सी है, यहाँ पे ब्लैक सी है। ब्लैक सी अच्छा टर्की के ऊपर है। ओके, तो वैसे ये जो वर्ल्ड मैप है, इस पे तो मैं प्रॉपर एक सीरीज लाऊंगा बाद में। लेकिन मैं इतना चाहता हूँ कि यहाँ पे जब भी आप देखें तो वो थोड़ा सा पॉज करके और भी देख लें, ताकि रहे कि अच्छा ठीक है, ब्लैक सी है, यहाँ से ये रूट है। तभी कनेक्ट करता है कि नहीं, आप ये डाल सकते हैं। यहाँ तो क्लियर नहीं होता, बट हाँ ये कनेक्ट होता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। और देखिए, बाकी मैंने देखा है ये सब 1 आवर 15 मिनट्स बहुत लंबा चलाता है न्यूज़पेपर रिलेटेड स्टफ्स, ताकि उनके व्यूज बढ़े, टाइमिंग बढ़े। बट मैं इसे शॉर्ट एंड प्रिसाइज रखना चाहता हूँ, ताकि आप सबका रिटेंशन पावर अच्छा हो। और साथ में ये जो पॉइंट्स हैं, ये जैसे जो पॉइंट्स आ रहे हैं, आप चाहे तो नोट डाउन कर लें। इनफैक्ट आप चाहे तो, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट वीडियो होता है, तो आप 2 से 3 बार भी इसे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू वेरी